गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप यू आर ऑल वेल। बच्चों, आप लोग ना तो कोई कनेक्ट करते हो ना ही कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ओनली फ्यू। एंड बाय द वे शिवानी, आपने जीता है सेल्फी में 3rd पोजीशन। एंड इससे पहले महक ने 3rd पोजीशन एक्वायर किया था ऐसे राइटिंग कंपटीशन में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू गाइस। नोट्स आपको काफ़ी कुछ भेज चुकी हूँ, मेरे पेपर्स कंप्लीट हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी दैट। सेकेंडली, ये अमेरिकन लिटरेचर जो है, इसका जो फर्स्ट यूनिट का है उसका मैं थोड़ा थोड़ा करके भेज रही हूँ। 2-3 जो इसके सब डिविजन्स हैं वो बता रही हूँ मैं। तो आज का जो आपका ये है अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो ये हम ज़रूर करें। ओवरऑल इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे अगर पूरे यूनिट का अगर हम देखेंगे ना कि क्या क्या रेवोल्यूशन था, अगर खासकर इंग्लिश लिटरेचर में क्या था, उसमें स्टडीज़ में अगर हम जानते हैं तो देखिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है 1775 से 83 तक हुआ था। अमेरिकन राइटर्स हैड वेंचर्ड बियॉन्ड द प्यूरिटन लिटरेरी स्टाइल। प्यूरिटन, आपको याद होगा कि जो सिर्फ बाइबल को पढ़ते थे और बाइबल को ही फॉलो करते थे, उनको हम प्यूरिटन कहते हैं। तो प्यूरिटन लिटरेरी स्टाइल से ऊपर उठ के आया, चेंज हुआ ना, तो इसलिए उसको रेवोल्यूशन बोलेंगे हम। एंड इट्स रिलीजियस थीम्स एंड हैड डेवलप्ड स्टाइल्स ऑफ राइटिंग दैट ग्रू फ्रॉम डिस्टिंक्टली अमेरिकन एक्सपीरियंसेस। तो प्यूरिटन में क्या था, सिर्फ माइथोलॉजी, सारा बाइबल से रिलेटेड होती थी, कहानियाँ, सब कुछ जो भी घुमा फिरा के वही होते थे। नाउ रेवोल्यूशनरी चेंजेस जब आया तो उन्होंने कुछ अलग से लिखना शुरू किया, जो कि अमेरिकन एक्सपीरियंस का बिल्कुल अलग अनोखा रूप आया निकल के। ठीक है। द कॉलोनियल fascination with science, nature, freedom, innovation came through in the writings of revolutionary period। तो इसमें कॉलोनियल फैसिनेशन आया। कॉलोनियल क्या था, ब्रिटिशर्स जो को अक्वायर करते थे, कॉलोनीज के ऊपर राज करते थे। तो अब रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, तो वो सब रेवोल्यूशन अगर शुरू हुआ है तो वो उन कॉलोनीज यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो अमेरिकन अब सोचने लग गए हैं कुछ अलग से, किस पे, साइंस पे लिखना, नेचर पे, फ्रीडम पे, इनोवेशन पे, इन सब पे होना शुरू हो गया। The colonists developed their own way of speaking as well as no longer copying the more formal style of British writers। तो ब्रिटिशर्स को ना फॉलो करते हुए अपना खुद का उन्होंने फॉर्म शुरू किया, इंग्लिश अपना खुद का बनाया उन्होंने। ठीक है। अब जैसे नो वेबस्टर्स ब्लू बैक्ड स्पेलर पब्लिश्ड इन 1783 हेल्प टू स्टैंडर्डाइज द न्यू अमेरिकन वर्जन ऑफ इंग्लिश। तो नया वर्जन जो इंग्लिश का है, वर्ड्स जो स्टार्ट हुए थे वो यहाँ पर वेबस्टर्स ने लिखा था ब्लू बैक्ड स्पेलर की बुक में। Author David Hawke offered an example of the American literary style in the colonial experience। तो अमेरिकन का जो डेविड हॉक है, उन्होंने लिखा अपने बुक में द कॉलोनियल एक्सपीरियंस में, जिन्होंने लिटरेरी स्टाइल को बताया। फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इसको हम कॉलोनियल एक्सपीरियंस को फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन इसमें आया है 1706 और टू 1719 में। आई एम सॉरी, देखो डेविड ने लिखा था द कॉलोनियल एक्सपीरियंस, बाद में हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन आ जाते हैं जिसको फादर बोला गया है। ही टुक द 17th century saying 3 may keep counsel if 2 be away and converted into 3 may keep a secret if 2 of them are dead। तो उन्होंने एक ट्रांसलेट किया था या तो कन्वर्ट किया था किसी और इसमें लैंग्वेज में था। वो जो बुक का पहले का नाम था वो 3 may keep counsel if 2 be away। भाई 2-3 बातों में से अगर 2 को हम छुपा के रखें तो तीसरा तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं। उसको उसने कन्वर्ट किया अपने लैंग्वेज में। तो 3 में कीप ए सीक्रेट इफ 2 ऑफ देम आर डेड। भाई 2 डेड, अगर 2-3 सीक्रेट है जिसमें से 2 डिस्क्लोज हो चुके हैं, तो बोले एक और है ना हमारे पास करने के लिए। मीन्स ही इज टेलिंग दैट वी हैव द ऑप्शन, वी नीड टू रेवोल्यूशनरी, वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग, वी आर स्पीकिंग, सब कुछ हमारा अलग सा खुद का हो, हम ब्रिटिशर्स के ना फॉलो करें। ठीक है। सम ऑफ द बेस्ट लिटरेचर ऑफ द कॉलोनियल एरा डिस्क्राइब्ड एवरी डे लाइफ इन न्यू इंग्लैंड एंड इन द प्रोसेस डिपिक्टेड द एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्लेजिंग अमेरिकन कैरेक्टर। तो काफ़ी ऐसे लिखने लग गए लोग जिसमें रूटीन के जो उनके लाइफ थे उनके बारे में, न्यू इंग्लैंड के बारे में लिखा जा रहा था, जिसमें इस प्रोसेस में लिखने जाने का ऐसा पता लगता था कि अमेरिका ना एक नया कैरेक्टर, एक नया देश बन के खड़ा हो रहा है, अपना एक अस्तित्व बना रहा है। द कॉलोनिस्ट who would form a new nation were firm believers in the power of reason। तो अमेरिका जो खुद एक नया नेशन बन के खड़ा हो रहा है, तो वो क्या सोच रहा था, मैं खुद पावरफुल हूँ, एक रीज़न है, एक कारण है मेरे पास। दे वर एम्बिशियस, इंक्विसिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, प्रैक्टिकल, पॉलिटिकली एस्ट्यूट एंड सेल्फ रिलायंट। यानी हर तरह से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे
और अपना किरदार एक अलग से दुनिया को पहचान बना के दिखा रहे थे, और ब्रिटिशर्स को खासकर बता रहे थे, कॉलोनिस्ट को, कि हम आपको नहीं फॉलो कर रहे हैं, वी आर नॉट योर स्लेव्स नाउ, वी हैव आवर ओन आइडेंटिटी एंड वी आर गोइंग टू मेक इट समथिंग यूनिक। वॉट कॉलोनियल चिल्ड्रन रेड, तो उस टाइम जो कॉलोनियल जो चिल्ड्रन थे, यानी उस टाइम के कॉलोनाइज जो बच्चे अंडर होते थे, जैसे हम हैं, हमारे ऊपर जो पॉलिटिकल राज होता है, तो हम क्या पढ़ते हैं, आने वाले 20 साल बाद फिर क्या चेंज होगा, जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग बच्चे क्या सोचते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। अप अंटिल अबाउट 25 years बिफोर द रेवोल्यूशनरी वॉर बिगैन, 25 साल पहले, इस रेवोल्यूशन के पहले, द रीडिंग मटेरियल फॉर अमेरिकन चिल्ड्रन वॉज रेस्ट्रिक्टेड बेसिकली टू द बाइबल एंड अदर रिलीजियस बुक। तो सारे रिलीजियस थे, प्यूरिटन थे, तो सिर्फ बाइबल ही पढ़ने के लिए कहा गया था, या रिलीजियस बुक कहा था। ग्रेजुअली एडिशनल बुक्स वर पब्लिश्ड एंड रेड मोर वाइडली। अब रेवोल्यूशन शुरू हो गया तो कुछ नई नई चीज़ें लिखनी शुरू हो गई। रिवाइलिंग द बाइबल इन पॉपुलैरिटी वर अल्मैनक्स, आई डोंट नो दिस वन। तो रिवेलिंग अब यानी बाइबल को के साथ कनेक्ट करते हुए या फिर उससे अलग से हट के हुए कुछ चीज़ें, यानी उसके ज़रिए नई चीज़ के बारे में बताने की कोशिश की। चिल्ड्रन लव टू रीड दैम फॉर द स्टोरीज, वेदर फोरकास्ट, पोएट्री, न्यूज़ इवेंट्स, एडवाइस एंड अदर असॉर्टेड एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन दे कंटेंट। तो ये सब इन सब कारणों की वजह से बच्चे पढ़ते थे। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज वॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन्स पुअर रिचर्ड्स अल्मैनैक। तो ये सबसे फेमस बना बेंजामिन फ्रैंकलिन का बुक, जो कि पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम इन 1732 में। फ्रैंकलिन क्या देखता है उसमें, यहाँ पर ये क्लेम टू हैव रिटन पुअर रिचर्ड बिकॉज हिज वाइफ कुड नॉट बियर टू सी हिम डू नथिंग बट गेज एट द स्टार्स एंड हैज़ थ्रेटन मोर देन वंस टू बर्न ऑल माई बुक्स। तो इस किताब में इसे पुअर रिचर्ड लिखा हुआ, जिसमें इसकी वाइफ के बारे में उसने वर्णन किया हुआ है कि जब मेरी बीवी ना मुझे यूँ डराती थी कि मैं तेरे सारी किताबों को आग लगा दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ना तारों को देखे जाता था, घूरता रहता था तारों को, आसमान को देखता रहता था। इफ़ आई डो नॉट मेक मोर सम प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ देम फॉर द गुड फॉर ऑफ माई लाइफ फैमिली। और वो कब कहते थे? जब वो कहते थे कि देख तू ऐसे ठाली बैठा रहता है और ये लिख लेगा ना ये किताबें, मैं आग लगा दूंगी, क्योंकि खाने का कुछ भी नहीं मिला या फिर कोई फ़ायदा नहीं देगा ना ये सब लेखन के वजह से, तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी। वी हैव पुअर रिचर्ड टू थैंक फॉर सच लास्टिंग सेइंग्स एज। तो रिचर्ड जो है उसमें क्या बोल रहा है कैरेक्टर, ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट, ही देन दैट लाइज डाउन विद डॉग्स शल राइज अप विथ फ्लीज, लिटिल स्ट्रोक्स फेल बिग ओक्स एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये सारे जो कोट्स हैं उसके इस किताब में हैं, पुअर रिचर्ड में हैं, यानी सक्सेस होने के रास्ते बताए थे। ऑल द अमेरिकन कॉलोनीज हैड प्रिंटिंग प्रेसेस बाय 1760, बट अमेरिकन्स एंड देयर चिल्ड्रन कंटिन्यू टू रेली ऑन इंग्लैंड एज अ सोर्स फॉर मोस्ट ऑफ देयर बुक्स। अब अमेरिकन कॉलोनीज तो बन गई जहाँ पर प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह हैं, लेकिन वो प्रिंटिंग मशीन किसके अंडर है? इंग्लैंड के अंदर है, यानी ब्रिटिशर्स के। A London publisher by the name of John Newbery 1713 to 67 is said to have had the greatest influence on children's literature in pre-revolutionary America. तो इनके ज़रिए जो लिटरेचर पब्लिश हुआ था वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थे बच्चों के लिए उस टाइम के लिए। He began publishing children's books in the 1740s. Most of them were educational with titles such as A Museum for Young Gentlemen and Ladies और A Private Tutor for Little Masters and Misses। तो ये सारे बुक्स थे जो एग्जाम्पल उन्होंने बताया हुआ है। बुक्स वर क्वाइट एक्सपेंसिव इन द 70s, 16 सेंचुरी में, 16 सेंचुरी में ये सारे बहुत कॉस्टली थे बुक्स उस टाइम। सो चिल्ड्रन यूजुअली एडवांस फ्रॉम द बाइबल एंड रिलीजियस वर्सेस स्ट्रेट टू अडल्ट टाइप लिटरेचर, स्पेशली पॉपुलर इन दैट कैटेगरी वर स्टोरी बुक्स सच एज रॉबिन्सन क्रूसो एंड अरेबियन नाइट्स। तो बच्चे जो है रिलीजियस को छोड़ के अगर वो कुछ अडल्ट का पढ़ने लगे तो जिसमें उनका कुछ क्योंकि बुक्स एक्सपेंसिव थी तो शायद इसलिए अडल्ट्री में या फिर बड़े लोगों की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। एग्जाम्पल इसमें आप याद रखोगे रॉबिन्सन क्रूसो एंड अरेबियन नाइट्स, बहुत फेमस बुक्स हैं ये। प्रेयर टू द रेवोल्यूशन स्कूल बुक्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड वर अवेलेबल ओनली टू द वेल्दी। तो रेवोल्यूशन से पहले क्या था कि गरीब लोगों को, अमीर लोग जो है अपनी किताबें जो है इंग्लैंड से लेके आते थे, मंगवाते थे, और अमीर लोग ही पढ़ पाते थे। दीज बुक्स स्ट्रेस्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट थ्रू हार्ड वर्क एंड केयरफुल स्पेंडिंग, such qualities it was believed could lead to wealth, which was less learned in the popular storybook Goody Two Shoes, the means by which she acquired her learning and wisdom, and in consequence thereof her estate
गोडी टू शूज वॉज ए गर्ल नेम्ड मार्गरी। अब ये कहानी बताई गई है इसमें कि जैसे इसमें ना लोग ऐसे खरीदते थे और ऐसे ऐसे किताबें होती थी जिसमें इंस्पायर होते थे लोग कि कैसे वो कमा के अमीर बन सकते हैं, कैसे वो पॉपुलर हो सकते हैं। तो गोडी टू शूज़ जो है ये भी बहुत फेमस हुआ था, जिसमें आपको विजडम मिल रहा था, लर्न करने को यानी सीखने को मिलता था मैं मेरे खुद में क्या हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। देर ऑफ ए स्टेट गोडी टू शूज़ वॉज ए गर्ल नेम्ड मार्गरी। तो गोडी टू शूज़ में क्या है, लड़की का नाम है मार्गरी। मीन वेल एन ऑर्फन हु वॉज थ्रिल्ड टू रिसीव 2 शूज़ टू रिप्लेस हर वन। तो कहते हैं उसको जूते मिले, वो ऑर्फन है, अनाथ है, और उसको जूते की जोड़ी मिलती है कि उसके जो जूते फट गया है। शी रोज फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स लर्निंग टू रीड एंड लेटर बिकम ए टीचर। शी went on to marry a wealthy man and matured into a lady and generous person। बड़ी होती है, वो टीचर बनती है बहुत मेहनत करके, और फिर एक वेल्दी मैन के साथ शादी करती है और बहुत अच्छी लाइफ वो जीती है। अब सटायर जो भी कैसे इस्तेमाल हुआ या फिर सटायर का रोल कैसा था रेवोल्यूशनरी एरा में। Up until the Revolutionary era, the Puritans who had settled New England, had a profound influence on what was printed in the colonies. Nearly all publications centered on the religious topic of some sort. तो जब तक प्यूरिटन का था तब तक तो क्या था, इस तरह से ही पब्लिश होते थे जो चीज़ें जो रिलेटेड बाइबल से रिलेटेड होती थी सारी चीज़ें, और वो इन्फ्लुएंस कर पाएँ लोगों को। द प्यूरिटन्स फ्राउंड ऑन ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एज वेल, बट बाय द mid-70s द प्यूरिटन इन्फ्लुएंस वॉज फेडिंग। और वो कभी भी ड्रामा वगैरह को है ना, परफॉर्मेंस को कभी बिलीव नहीं करते थे या फिर उनको गलत मानते थे। लेकिन 70s में क्या हुआ, 70s में प्यूरिटन का इन्फ्लुएंस जो है कम होने लग गया लोगों पे। इन 1749 द फर्स्ट अमेरिकन एक्टिंग troupe was established in Philadelphia. 17 years later, America's first permanent playhouse was built in the same city. तो एक ट्रूप बना जो कि ड्रामा प्ले वगैरह करते हैं, जो फिलाडेल्फिया में इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में वो एक परमानेंट हाउस ही बन गया था उसी शहर में। इन 1767 द साउथवार्क थिएटर स्टेज द फर्स्ट प्ले रिटन बाय इन नेटिव बॉर्न अमेरिकन थॉमस गॉडफ्रे प्रिंस ऑफ पार्थिया। तो पहली बार जो है थिएटर में एक प्ले किया गया, थॉमस गॉडफ्रे ने जो लिखा था, प्रिंस ऑफ पार्थिया। अब by the mid of 1760s, a political writings by colonists were increasing common and more forceful in nature। अब 1760 में जो लिखना शुरू किया ना, पॉलिटिकल राइटर्स थे कॉलोनिस्ट पे लिखना शुरू किया, बहुत ही इंस्पायरिंग थे, यानी बहुत ही हमें भावुक करना या हमारे सोच को बढ़ावा देना। जेम्स ओटिस ए लॉयर फ्रॉम बॉस्टन पब्लिश द राइट्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिस्ट asserted and proved in 1764 and the hated स्टैम्प्ड एक्ट ए टैक्स लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश इन 1765। अब देखो ये पॉलिटिकली पूरा बता रहा है, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा गया था, तो एक लॉयर ने लिखा है तो उसको पता था क्या गलत हो रहा है या क्या सही हो रहा है, तो सारा कुछ अपनी किताबों में लिख रहा था। तो स्टैम्प एक्ट जो है जो कि पास किया गया था टैक्स के ऊपर ब्रिटिश ने 1765 में। ठीक है। द रूट्स ऑफ रेबेलियन प्रॉम्प्टेड एन इवन ग्रेटर आउटपोरिंग ऑफ राइटिंग ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर। द रूट्स जो किताब है वो और भी ज़्यादा तेल डालने लग गया है, घी डालने लग गया आग में। ठीक है। Parliament and England's landmarking body passed the Stamp Act to raise money from the colonies without receiving the consent of the colonies assemblies और representative। तो स्टैम्प एक्ट था जिसको पास कर दिया गया बिना किसी का कंसेंट, यानी किसी का भी सुझाव या कुछ भी नहीं लिया गया, वैसे उसको पास कर दिया गया। यानी ना दबदबा था, ब्रिटिशर्स जो थे वो रूल करते थे दबा के, हर तरह से वो नोचना चाहते थे। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल राइटिंग वॉज सटायर। तो सटायर था व्यंग्य करना सबसे पॉपुलर हो गया था, स्पेशली प्लेज एसेज एंड पोएम्स। सटायर पोक्स फन एट ह्यूमन वाइसेस एंड फूलिशनेस, है ना। सटायर क्या करता है, पोक्स मानी चुबोता है, मजाक बढ़ाता है कि ह्यूमन रेसेस जो है या फिर उनके बेवकूफ़ीपनों की वजह से। While most satiric work were written by men, some of the best known plays of the days were written by the woman named Mercy Otis Warren। तो लगभग मेल ही लिखते थे सटायर सब कुछ, लेकिन एक फीमेल भी थे एक दो, तो ये मर्सी ओटिस वारन उसमें से एक थी। वारन वॉज द सिस्टर एंड वाइफ ऑफ 2 पेट्रियार्ड्स, जेम्स ओटिस एंड जेम्स वारन respectively, and an eager participant in the political meetings held so often at her home। She was strategically placed in Boston to follow the events leading up to the American Revolution। तो ये लड़की जो है
ऐसे फैमिली से बिलोंग करती थी जो खुद पेट्रियट थे और जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी थी, और इसी वजह से शायद वो उन्हीं के स्टेप्स को फॉलो करती थी। अमेरिकन रेवोल्यूशन में उसने काफ़ी भाग योगदान दिया। हर फर्स्ट पॉलिटिकल ड्रामा द एड्यूलेटर वॉज पब्लिश एनोनिमसली विदाउट हर नेम इन बॉस्टन इन 1773। अनोनिमस यानी जिसका नाम नहीं हो राइटर का। तो देखो उसने पहली बार लिखा था एड्यूलेटर, लेकिन बिना नाम के, 1773। Soon after the shocking publication of Grover Thomas Hutchinson's letters revealing his anti-patriot views, क्योंकि बाद में उसको वापस जवाब में क्रिटिसाइज करने के लिए थॉमस हटिंग ने उसको जवाब दिया, यानी वो शायद उस बात पे सहमत नहीं था। The roots of rebellion, not surprisingly, Warren's gift for satire was directed at pro-British leaders। तो उसने डायरेक्टली किस पे लिखा था? उसने तो ब्रिटिशर्स पे लिखा था, उनके लीडर्स पे लिखा था। द प्लेज लास्ट वर्ड्स आर स्पोकन बाय ए कैरेक्टर बेस्ड ऑन वारेंस ब्रदर जेम्स ओटिस। ऑल्दो ही फोरसीज वॉर, ही ऑल्सो प्रेडिक्ट्स फेम, विक्ट्री एंड एटर्नल प्रॉस्पेरिटी फॉर द पार्टी ऑफ लिबर्टी। सो यहाँ पर उसमें क्या है, कहानी में बता रही है कि कैसे वो प्रिडिक्ट करता है, कैरेक्टर के बारे में बात किया, उसके लास्ट जो वर्ड्स है उसमें कैसे पता लगता है कि वो कैसे हमेशा के लिए लिबर्टी चाहता है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। ड्यूरिंग द वार, वॉरेन रोट सेवरल अदर ड्रामेटिक सटायर्स दैट एक्टिवली प्रमोटेड द रेवोल्यूशनरी कॉज, बट हर प्लेज वर नेवर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। तो उनकी जो है प्ले कभी भी स्टेज पे नहीं परफॉर्म किए जाते थे। दे वर रेड बाय मैनी पीपल दो and were performed privately for Warren's family and friends, including prominent revolutionary figures such as Samuel John and Abigail Adams। तो खुलेआम उसके प्ले नहीं किए जाते थे स्टेज पे, लेकिन छुप छुप के ज़रूर उसको परफॉर्म किया जाता था। अदर नोटेबल सटायर्स पुट द वॉर ऑन स्टेज। जॉन लीकॉक्स प्ले द फॉल ऑफ ब्रिटिश टायरानी which was performed in 1776। द फॉल ऑफ ब्रिटिश टायरानी यानी ब्रिटिश का राज जो गिर रहा है उसके ऊपर लिखा था 1776 में। किसने लिखा था ये? जॉन लीकॉक ने लिखा था ये। पोर्ट्रेट द नटोरियस बैटल ऑफ बंकर हिल। तो यहाँ पर बंकर हिल में या जो भी हुआ था उस हादसे के बारे में लिखा गया है। एंड द मिलिट्री डिस्कशंस ऑफ अमेरिकन वॉर लीडर जॉर्ज वाशिंगटन। तो जॉर्ज वाशिंगटन पे भी उन्होंने कुछ लिखा है वहाँ पर, उस वक्त के टाइम की बात है। इन प्लेस ऑफ बाय वॉरेन एंड लीकॉक, अमेरिकन्स अपीयर्ड एज मिथिकल और रियल फिगर्स फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन डेज। तो इनको कहाँ रेफ़र किया जा रहा था अमेरिकन्स को, कि ग्रीक और रोमन के साथ कंपेयर करते हुए बताते हैं उनके वंशज हैं। वारेंस एडुलेटर, फॉर एग्जाम्पल, द कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड बाय जेम्स ओटिस एंड हिज फ्रेंड सैमुअल एडम्स आर रीनेम्ड ब्रूटस एंड कैशियस। तो इनका नाम बताया गया कि इनका नाम चेंज कर लिया जाता है एडुलेटर में, हीरो का नाम। तो बताने के लिए ये कि कैसे कैरेक्टर का नाम चेंज किया गया। सैमुअल एडम्स आर रीनेम्ड ब्रूटस एंड कैशियस नाम लिखा गया था इनका, ठीक है। अर्ली रोमन पॉलिटिकल लीडर्स थे वो, इसलिए उनका नाम लिखा गया है। ऑडियंसेस एंजॉयड द गेम ऑफ आइडेंटिफाइंग द ड्रामेटिस्ट थिनली डिस्गाइज पोर्ट्रेट्स ऑफ पब्लिक फिगर। और वो समझ रहे थे। अब जैसे हम कई बार ऐसे मूवीज़ देखते हैं, हिंदी में है जैसे आई फॉरगॉट, रणबीर सिंह की है एक मूवी जिसमें कैटरीना कैफ है। तो जो वो मूवी है पॉलिटिकल बेसिस पे है, तो कैटरीना कैफ को रिजेंबल गया था सोनिया गांधी से, तो पता चल जाता है। अब जैसे कंगना ने एक मूवी बनाई है जो कि हमारी तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी, जो अब नहीं है, जयललिता। तो ऐसे ऑडियंस भी है ना पहचान रही थी कि कैसे वो अपने लीडर्स को पहचान रहे हैं और किसके बारे में लिखा जा रहा है और उनके ऊपर व्यंग किया जा रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, who seemed to be able to do anything, produced a long stream of political satires making fun of British policies। तो बेंजामिन काफ़ी नाम मशहूर है, इन्होंने काफ़ी लिखा था इसमें सटायर में। In his 1773 Idiot by the King of Prussia, for example, he drew parallel between the settlement of England in the 5th century by Germans। तो इसमें 1773 में जो ये एडिट ऑफ बाय द किंग ऑफ प्रशिया में उसने इंग्लैंड और जर्मन्स का सेटलमेंट का, यानी आपस में जो सुझाव के बारे में बताया गया है 5th सेंचुरी का, एंड द सेटलमेंट ऑफ अमेरिका। हिज इंटेंशन वॉज टू शो हाउ रेडिकुलस इट वॉज फॉर ग्रेट ब्रिटेन टू थिंक दैट जस्ट बिकॉज शी हैड सेटल्ड अमेरिका शी हैड द राइट टू ले हैवी टैक्सेस ऑन हर सब्जेक्ट। तो उसमें व्यंग क्या किया है इसमें कि ग्रेट ब्रिटेन की जो रानी है एलिजाबेथ, वो क्या सोचती थी कि अगर मैंने बनाया है तो अमेरिका पे मैं के लोगों पे मैं हद से ज़्यादा टैक्स भी वसूल कर सकती हूँ उनसे।
ठीक है। इन द एडिक्ट द किंग ऑफ रशिया मेक्स द सेम ट्रेड एंड टैक्स डिमांड्स फ्रॉम द फॉर्मर जर्मन कॉलोनिस्ट इन इंग्लैंड दैट इंग्लैंड वाज मेकिंग ऑन द अमेरिकन कॉलोनीज इन 1760 1770s। तो जो जर्मन पे लिया जा रहा था उस कहानी में वैसे ही जैसे इंग्लैंड ले रहा था यहाँ पर अमेरिकन से। अमेरिकन लॉयर एंड पोएट जॉन ट्रम्बल्स एपिक पोएम एम फिंगल फर्स्ट पब्लिश इन 1776 बिकेम द मोस्ट पॉपुलर सटायर पोएम ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो आप इसमें नाम याद कर लेंगे बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत फेमस है इसमें, और एक दो राइटर्स और उनके नाम के साथ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब द रोल ऑफ वॉर टाइम लिटरेचर, अब वॉर था क्योंकि सिविल वॉर चल रहा था, तो कैसा है, वर्ड्स में हैव बीन जस्ट एंड एज इम्पॉर्टेंट एज वेपन्स इन द रेवोल्यूशनरी कॉज। तो रेवोल्यूशनरी के लिए अगर जागृति अगर लाना है लोगों में, तो क्या सिर्फ लड़ाई और दंगा या फिर धरना थोड़ी होगा, किसी लेखन के ज़रिए भी होता है। तो भगत सिंह को हम क्यों याद करते हैं, उसकी शायरी होती थी बहुत बहुत इतनी गहरी और इतना मैसेज देता होता था। तो कहते हैं वर्ड्स भी बहुत काम करते थे। सम वर क्रूड एफर्ट्स डिजाइन टू स्वे पब्लिक ओपिनियन टू ए कॉज, अदर्स वर वेल रीजन पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स एंड सम वर कलेक्शंस ऑफ इंस्पिरेशनल वर्ड्स। कुछ तो पब्लिक को के ओपिनियन को वैसे ही टाल दे उसके लिए लिखा, कुछ पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट को झलकाते हुए लिखा ला काफ़ी लोगों ने, और कुछ ऐसे कलेक्शन थे जो कि इंस्पायर करने के लिए ऐसे वर्ड्स यानी ऐसी स्टैंजाज में थे, ऐसे कवि पोइट्री में था कि बहुत इंस्पायरिंग वेज में भी थे। इन 1776 इंग्लिश बॉर्न पॉलिटिकल राइटर थॉमस पेन पब्लिश्ड ए पैम्फलेट टाइटल कॉमन सेंस। तो इसमें थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नाम के एक पैम्फलेट किया पब्लिश। दिस इमेंसली पॉपुलर वर्क कॉल्ड फॉर इक्वालिटी फ्रीडम एंड कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम ब्रिटेन। तो पैम्फलेट क्या बता रहा था कि हम आज़ाद हैं, हम सब बराबर हैं और हम ब्रिटेन के बिल्कुल अलग, हम सेपरेट हो चुके हैं उनसे। अकॉर्डिंग टू पेन द मूव टूवर्ड इंडिपेंडेंस वॉज प्योर कॉमन सेंस। कहते हैं कि आज़ादी की तरफ बढ़ना ही सबसे बड़ा कॉमन सेंस है हमारा। अल्बर्ट मैरिन कमेंटेड इन द वॉर फॉर इंडिपेंडेंस द स्टोरी ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। Tom Paine did more than anyone to change American minds in favor of independence. Common Sense had the right ideas at the right time and became the first American bestseller. तो Common Sense जो है बहुत बड़ा हिट हुआ और काफ़ी बड़ा सेल हुआ, लोगों ने काफ़ी पढ़ा और उसमें एक जागृति लाने वाली इंस्पिरेशन थी। Paine lit a fire that leaped across America. तो Paine lit a fire that, तो यहाँ पर इसने पाइन ने जो लिखा था ना, एक चिंगारी से जला दी थी जो कि पूरे अमेरिका में फैल गया था। तो आपको इस तरह से देखना है बच्चों, वैसे ही इसमें राइटिंग्स हैं और भी थोड़े बहुत, ठीक है। आई होप आप कर सकते हो ये आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।